हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यही समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो देखो जरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अ सिस्टम ऑफ अ ज्योमेट्री वेयर द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब बाई यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि हम ये एक ऐसा सिस्टम है ज्योमेट्री का जिसमें हम किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं कि वो एक प्लेन में कहाँ पर लाई कर रहा है, और इस ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा यानी कि एक्स और वाई के द्वारा। जैसे कि ये हमारी एक शीट है, ठीक है, इसे कहेंगे 2D शेप, क्योंकि ये 2D डायमेंशन है, इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, केवल 2 ही डायमेंशन है, इसलिए 2D कहलाएगा। अब इस प्लेन शीट को अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें इस तरीके से, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। किसी भी प्लेन शीट को इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अब कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बताते हैं कि ये पॉइंट इस समय इस प्लेन में कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स और वाई, इन दोनों एक्सिस के द्वारा। ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसके ऊपर भी हो सकता है। तो हम ये बताते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। इस तरीके से हम उसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। फिर बताता है क्वेश्चन में अगला पॉइंट हमारा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। यानी कि अगर वाई एक्सिस से जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसे एक्चुअल में हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या फिर हम उसे कहेंगे एब्सिसा। ठीक है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते, फिर दोनों को मैं एक साथ ही आपको डायग्राम में बता देता हूँ। दूसरा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। यानी जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे और ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसकी फिगर बना रखी है। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। किसी भी प्लेन शीट को इक्वल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया 5 एंड 3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ x का तो 5 और y का 3, इस तरीके से इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की। मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसे x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा हम कहेंगे। तो देखो जरा, ये हमारा है x एक्सिस। अब इससे ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी और ये जो दूरी है, इस वाली दूरी को हम कहेंगे एब्सिसा और इस वाली दूरी को हम कहेंगे ऑर्डिनेट। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट में क्या लिखा था, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस है ये वाला कितना कहलाएगा एब्सिसा। और एक्चुअल में ये पॉइंट कहाँ तक गया, 5 तक, और 5 ही मेरा कौन है, एक्स है, तो एब्सिसा कहलाई। फिर दूसरी थी डेफिनेशन हमारी ऑर्डिनेट की, क्या बोला था, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसे ऑर्डिनेट कहेंगे। अब एक्स एक्सिस हमारा ये है, अब ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्राफ गया है, मेरा पॉइंट गया है, इतना ऊंचाई तो गया है, देखो ये वाला यहाँ तक, ये कितना है 1 2 3, और एक्चुअल में जो वाई है वो भी हमारा 3 है। तो इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या फिर ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ऑर्डिनेट, एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे एब्सिसा। ठीक है। और सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो जो एक्स वाला पॉइंट होगा वो एब्सिसा होगी, एंड वाई वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा ऑर्डिनेट होगा। क्लियर। जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाला होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव वाला पार्ट होता है। अब आगे बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अच्छा तो बता दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो वहाँ पर x तो होगा बट y क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने दो तरीके से आपको पॉइंट बना के दिखाए, एक तो ये 4 0 और ये माइनस का 5 0। ठीक है। अब यहाँ पर x वाला पॉइंट तो है, जैसे -5 है तो -5, दूसरा पॉइंट 0, 4 है तो 4 आ गया, दूसरा पॉइंट 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा y, और y मैंने क्या बताया, y वो पॉइंट है
जो एक्स एक्सिस से मेरा डिस्टेंस होता है। ठीक, अब ये पॉइंट खुद ही एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के बीच में तो कोई गैप ही नहीं हुआ। जैसे मैं बोलूँ ये हमारी लाइन है, पॉइंट हमारे इसके ऊपर ही है, तो ये एक्स एक्सिस से तो कोई दूरी भी नहीं हुई। अगर एक्स एक्सिस मान लो ये इतनी दूरी पर होता तब तो हम इसका डिस्टेंस बताए थे, ये इतना पॉइंट हो गया, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस से इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं हुआ। तो कोई डिस्टेंस ही नहीं हुआ तो वहाँ पर क्या रखा जाएगा, वाई हमारा 0। यहाँ पर भी वाई हमारा क्या रखा जाएगा, 0। ठीक है, दूसरी भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर वाई कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखो मैंने बताया कोऑर्डिनेट होते हैं पहले एक्स फिर वाई, तो इस वाली एक्सिस के ऊपर एक्स तो है बट वाई 0, एक्स तो है बट वाई 0। एक्स पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। अगला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस इज़ अ 0 वाई। ये हमारी वाई एक्सिस है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट बनाए होगे जैसे कि ए 0 2, बी 0 -3, इसमें एक्स वाला पॉइंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक्स पॉइंट क्या कहता है कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कौन है, एक्स है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारा ये वाई एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है, तो इससे वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस हुआ ही नहीं, तो इसीलिए 0 रहा। और जो दूसरा पॉइंट है वाई, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब एक्स हमारा ये है, इससे कितनी ऊपर हम 2, तो इसलिए वाई हमारा 2 हो गया। तो पहला जो पॉइंट होता है ये होता है, पहले पॉइंट को हम कहते हैं एक्स, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, बट वाई एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ तो कोई दूरी बनी ही नहीं, दूरी बनी ही नहीं तो ये 0 रहा। माइनस के अंदर भी सेम टू सेम, नीचे नेगेटिव में आ रहा है इसलिए माइनस का शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर एवरी पॉइंट जो एक्स होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगला पॉइंट हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन 2D या 2 डायमेंशनल प्लेन, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन इज़ एक्स वाई। अगर 2D डायमेंशन पे हम कोई पॉइंट बनाते हैं जो कि कार्टेशियन प्लेन होगा, उस पर हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे दिखाते हैं, एक्स एंड वाई। पहले एक्स का पॉइंट आएगा देन वाई का पॉइंट आएगा। क्लियर। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स का पॉइंट तो होगा बट वाई 0, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होगा, वाई समथिंग कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ही होगा। अब हम बात करेंगे इनके साइन की, यानी कि हमारे 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं इनमें एक्स और वाई के जो साइन होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो देखो ज़रा, हमारा कोई भी प्लेन होगा 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। जो ये वाला एक्स होता है ये हमारा हमेशा पॉजिटिव का रहेगा, दूसरे वाला होता है जिसको एक्स डैश से दिखाते हैं हमेशा नेगेटिव का होता है। वाई ऊपर वाला जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव का होता है, और वाई जो नीचे वाला होता है ये हमेशा नेगेटिव का होता है। कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोकेट करते हैं तो एक्स एंड वाई के थ्रू लोकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमेशा एक्स का देखा जाएगा, एक्स यहाँ पे प्लस का है तो फर्स्ट साइन प्लस का। दूसरा वाई का देखा जाता है, वाई भी किसका है, प्लस का, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई क्या रहेंगे, पॉजिटिव के रहेंगे। बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, पहला पॉइंट देखा जाएगा एक्स का जो कि नेगेटिव का है, वाई हमारा पॉजिटिव का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होंगे नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले देखा जाएगा एक्स का जो कि नेगेटिव का है, एंड वाई हमारा वो भी नेगेटिव का है, दोनों नेगेटिव रहेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले एक्स जो हमारा वो पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव का आ गया, वाई हमारा नेगेटिव का तो ये नेगेटिव का आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होगी, जब एक्स और वाई दोनों हमारे पॉजिटिव के अंदर हैं तो ये हमेशा 0 से बड़े ही होंगे, क्योंकि 0 से बड़े का मतलब है 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा बट माइनस में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 के सिंबल से दिखाया गया है। देखो जैसे कि हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन पे ये हमारा 0 होता है, हमेशा राइट में नंबर बढ़ते चले जाते हैं 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेफ्ट में नंबर हमेशा घटते चले जाते हैं -1 -2 -3 -4, ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो अब अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है तो इस तरफ के सारे नंबर होंगे, और 0 से छोटा है तो हमेशा इस तरफ के नंबर होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो नंबर है हमारा 0 से बड़ा है, छोटा होगा तो ये वाला सिंबल लगाएं कि एक्स जो हमारा 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है, दोनों नंबर प्लस के हैं यानी 0 से बड़े ही होंगे, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, ना तो प्लस का ना माइनस का है, और 0 से बड़े हैं तो यानी कि 1 2 3 4 5 इससे आगे के नंबर होंगे, इसीलिए एक्स ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0।
एक्स यहाँ पे नेगेटिव का है, नेगेटिव का है तो यानी कि 0 से छोटा होगा। वाई पॉजिटिव का है तो 0 से बड़ा होगा। एक्स ये भी नेगेटिव का है तो 0 से छोटा होगा। वाई नेगेटिव का है तो ये 0 से छोटा ही रहेगा। एक्स पॉजिटिव का है, इसी वजह से एक्स हमारा 0 से बड़ा रहेगा। वाई नेगेटिव का है इसलिए 0 से छोटा रहेगा। इसी चीज़ को हम टैबुलर फॉर्म में समझते हैं, यानी इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एब्सिसा, देखो एक्स वाले पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं, वाई वाले जो पॉइंट होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 तो दोनों पॉजिटिव के होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो जो ऊपर लिखा है मैंने वही चीज़ को यहाँ मेंशन किया है, दोनों प्लस के हैं, ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एक माइनस का है तो यानी कि लेस देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0, तो साइन किसके थे, माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लेस देन 0, वाई भी लेस देन 0, दोनों माइनस के, यहाँ लिख दिया। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 0, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जहाँ पर दोनों एक्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं एट अ 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर पे, तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा ओरिजिन। यहाँ पे एक्स भी 0 वाई भी 0, इसका कोई साइन तो होता नहीं है और ये ओरिजिन पॉइंट होता है। इसी को और अच्छे से क्लियरफाई समझने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ए पॉइंट हमारा जैसे कि 5 और 1, तो नीचे से 5 और इधर से कितना होगा, 1 होगा, ए पॉइंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो पहले एक्स का देखा जाएगा माइनस का 3, फिर वाई का यानी कि 2, इस तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। तीसरा कोऑर्डिनेट ये हमारा माइनस का 4 और ये हमारा माइनस का 3 हो गया। डी पहले एक्स का देखा जाएगा 2, फिर वाई का देखा जाएगा माइनस का 3, चारों पॉइंट को लोकेट कर दिया। ये तो थे क्वाड्रेंट के अंदर। अब अगर एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाए तो जैसे कि हमारी वाई एक्सिस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वाई एक्सिस पे ऑलवेज एक्स क्या रहेगा, 0, तो एक्स को तो 0 रखा, वाई कितना है 3, और वाई एक्सिस पे एक्स तो हमारा 0 रहेगा बट वाई कितना हमारा माइनस का 2, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक्स तो होगा बट वाई क्या रहेगा 0, एक्स कितना है 3, वाई 0, और यहाँ पर एच जो पॉइंट है ये हमारा एक्स तो -5 रहेगा बट वाई कितना रहेगा 0। क्लियर, इस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें पॉइंट दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनके बीच की शेप कैसी है, तो डायग्राम में प्लॉट करना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो पॉइंट हमने प्लॉट किए, जैसे कि एक पॉइंट हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया, और बोला इनके बीच की जो ये दूरी है ये कितनी है, ये निकालो। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का, जो हमें बताता है कि एक पॉइंट है जो कि x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। इनका अगर डिस्टेंस निकालना है तो x2 को आगे माइनस में x1 ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, यूनिट लगा देंगे। आप अगर x1 को आगे कर दे x2 को पीछे कर दे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका दोनों ही केस में सेम आएगा। y1 को आगे कर दिया, y2 को पीछे कर दिया, यूनिट का स्क्वायर कर दिया, तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। इन केस अगर आंसर माइनस में आता है तो उसको प्लस का बना देगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने में प्लस हो जाता है, और प्लस का आता तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए आप चाहे इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करें चाहे इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर लें, दोनों के अंदर आंसर तो सेम ही आएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं 2 पॉइंट दे दिए, एक तो ए माइनस का 3 2, बी 3 1, और बोला इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो यहाँ लिखा मैंने ए बी, हमने जो फार्मूला पढ़ा उसके हिसाब से करेंगे। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो x2 हमारा 3 और x1 कितना है माइनस का 3। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस तो है ही है, एक माइनस ही हो गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस का 2 उसका होल स्क्वायर, 3 + 3 6 इसका होल स्क्वायर, एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, 2 में से एक गया एक, बड़ा को ना दोनों में से माइनस का तो निशान आया माइनस का, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, दोनों का ऐड किया 37, √37 यूनिट, ये इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। आपको अंडर में छोड़ देना है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं पूछा गया है। अगर आपको निकालना आता है अंडर तो आप अंडर में भी निकाल के लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे भी छोड़ दे तब भी आंसर आपका करेक्टली ही माना जाएगा। क्लियर,
तो ये तो आ गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। अगर हमें बोल दे कि जैसे कि हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन पे है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है। तो जो मैंने आपको बताए थे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, और जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे x1 और y1 है, बीच का डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है, हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ओरिजिन से पूछा जाता है कोई डिस्टेंस, तो हम डायरेक्टली इस वाले फार्मूले को भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 में से माइनस कर देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस पे तो वैसे भी स्क्वायर लगा हुआ है। इन केस अगर आंसर माइनस में भी आता तो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 में से x1 जाएगा माइनस का x1 ही बचेगा, 0 में से y1 जाएगा माइनस का y1 ही बचेगा, दोनों पे स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है माइनस x1 को माइनस x1 से गुणा करेंगे, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, माइनस का x1 इंटू माइनस का x1, माइनस इंटू माइनस प्लस, पावर 1 पावर 1, पावर कितनी होगी 2। इस तरीके से अगर कोई आंसर माइनस में भी होगा स्क्वायर होने की वजह से, वापस किस में आ जाएगा, प्लस में। सिमिलरली y1 भी। तो हम डायरेक्टली इसको फार्मूले को लगाने की बजाय यही चीज़ क्यों ना कर ले, सीधा भी तो लगाया जा सकता है। तो अगर आपको कोई पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा जाए तो आप डायरेक्टली पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, दूसरे नंबर का भी यहाँ पे स्क्वायर कर दो, आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया ए, दूसरा ओरिजिन है, तो आप डायरेक्टली लिखो ए का जो डिस्टेंस होगा -3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, -3 को -3 से किया +9, 2 को 2 से किया 4, 9 और 4 13, अंडर रूट 13 यूनिट, 13 यूनिट, ठीक है। ये अगर ओरिजिन से निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है x y, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट है जिसके हैं x2 y2, इंटरनली इन द रेशो m:n आर गिवन बाई। यानी कोई पॉइंट है कुछ इस तरीके से जो a और b इन दोनों पॉइंट को किसी स्पेसिफिक रेशो m:n में डिवाइड करता है, तो p कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होगा वो ये वाला होगा। देखो कुछ इस तरीके से सिचुएशन है ये, ए पॉइंट दे दिया हमें x1 y1, बी कोऑर्डिनेट दे दिया x2 एंड y2, ठीक है। अब पी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। मैंने मान लो पी पॉइंट यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, ये इसको m:n की रेशो में अगर डिवाइड करता है तो बताओ पी कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो पी कोऑर्डिनेट को निकालने का जो फार्मूला है आप किस तरीके से दिमाग में लर्न रखोगे, रेशो क्या आपकी m:n, आपको ऐसे लिखना है m+n अपॉन में m+n, 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 ठीक है। इस तरीके से आपने ये तो लिख दिया रेशो को। पहला पॉइंट किसका होता है, x का, तो यानी कि पहले में x ही भरा जाएगा, यहाँ x2 यहाँ x1। दूसरा पॉइंट किसका होता है, y का, तो इसमें y भरा जाएगा, y2 एंड y1, और ये आपका सेक्शन फॉर्मूला बन के तैयार होता है। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को और क्लियर तरीके से समझ सकें। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि कोई कोऑर्डिनेट है a जो -5 3 है, b 4 - 2 है, p कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है जिसका जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 की रेशो में डिवाइड करता है, यानी इधर का हिस्सा 3 है इधर का हिस्सा 2 है, ठीक। तो p कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले रेशो कितनी दे रखी है 3:2, तो आप ऐसे लिखेंगे 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2। अब यहाँ पे आता है x2, तो ये x1 y1 x2 y2, तो 4 आ जाएगा, x1 -5 y2 -2 y1 3। बस अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, 4 × 12 5 × 2 = 10, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गया 2/5, माइनस का 6 प्लस का 6, 6 में 6 गया 0/5, 0 में 5 का डिवाइड देंगे 0 ही आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2/5 एंड 0। ये हमारा पी कोऑर्डिनेट होगा, क्लियर। इसको मैंने यहाँ पे भी निकाल के दिखा रखा है। इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पी कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ए पॉइंट भी गिवन होता है, बी पॉइंट भी गिवन होता है,
पी पॉइंट भी गिवन होगा, बट रेशो मिसिंग कर देता है। बोला रेशो फाइंड करो, क्या फाइंड करो, रेशो। जब आपको रेशो फाइंड करने के लिए बोले उस सिचुएशन में आप क्या मानोगे, रेशो को मान लेते हैं कि कोई पी पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है इन केस टू वन की रेशो में। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, आपको क्लियरली क्या कर देना है, जहाँ पे आपने m इस टू n को माना था वहाँ पे हम आपको किसको रखोगे, केस टू वन को। ठीक है, जैसे भाई आपको क्वेश्चन दे दे कि कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और पी पॉइंट इनको किसी स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करता है, तो बताओ वो रेशो क्या होगी। हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। पी पॉइंट हमने क्या निकाला था, 2/5 एंड 0। ए पॉइंट हमारा कितना था, -5 एंड 3। बी पॉइंट कितना था हमारा, 4 - 2, और हमें रेशो निकालनी हो। ठीक है, तो रेशो आप क्या मानोगे, केस टू वन। आपने जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था आपको वही करना है, 2/5 0। अब रेशो m/n की जगह k+1 लिखनी है, k+1 सेम टू सेम वैसे ही एंड k+1 लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, ये x1 y1 x2 y2, यहाँ x2 और ये x2 x1 सॉरी, फिर y2 y1। पहला पॉइंट पहले के बराबर है, दूसरा पॉइंट दूसरे वाले के बराबर है, तो 2/5 को बराबर रखा 4k - 5 एंड k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2k, 2 को 1 से किया 2 1 कम 2, 5 को 4 से किया 20, 5 को 5 से किया 25। ठीक है, के वाले को के वाले के पास ले गए, 2k - 20k, और बिना के वाले को इधर ले गए -2। एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करेंगे, 20 में से 2 गए 18, बड़ा कौन है दोनों में से, माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 27, माइनस से माइनस कट गया 27/18, दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा है, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18। रेशो कितनी आई, 3:2, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन में हमारी 3:2 ही थी। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पार्ट को सॉल्व करके रेशो निकाल सकते हो, दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। दूसरा पार्ट क्या था, 0 -2k + 3k+1 आ गया, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -2k + 3, -2k इधर किसको आ जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो दोनों में रेशो तो सेम ही आएगी, रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, नीट एंड क्लीन। आप यहाँ से वीडियो में पॉज करके इसे नोट कर लें। ठीक, ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ तक था। इसके आगे का पार्ट ये रहा, दोनों में रेशो क्या थी, 3:2 ही आई है। क्लियर, अब हम आगे डिस्कस करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। जो मिड पॉइंट फार्मूला है ना, ये हमारे उसी रेशो वाले फार्मूले से ही निकला है। कैसे निकला है मैं आपको बताता हूँ। इस बार आपको क्या दे दिया, एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और कोई पी कोऑर्डिनेट है जो x और y है। बोला मिड पॉइंट निकालना है इसका। ठीक है, वैसे जो सिंपल सा फार्मूला है ना वो ये है, अगर आपको किसी का मिड पॉइंट निकालना है तो पहले पॉइंट को इसको लिखो, दूसरे पॉइंट को लिखो, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2, y1 + y2 एंड डिवाइड बाई 2। ये बन गया आपका मिड पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, लेकिन बनने के पीछे रीज़न वो मैं बताता हूँ। अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर का जितना हिस्सा होगा उतना हिस्सा ये वाला होगा, दोनों हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका रेशो 1 और इसका भी रेशो क्या होगा, 1:1। हमने रेशो वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था m+n 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 m+n, यहाँ x2 x1 y2 y1 ये पढ़ा था। अब रेशो 1:1 है तो m की जगह 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 1 + 1, mn की जगह रख दिया। यहाँ पे सेम टू सेम x2 x1 y2 y1। तो देखो x2 + x1 1 + 1 2, y2 + y1 1 + 1 2। तो फॉर्मूला आपका वही बन जाएगा जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूले को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे कि ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, पी इसका मिड पॉइंट है, बताओ कितना होगा। तो पहला पॉइंट दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। फर्स्ट पॉइंट दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। 5 में से 4 गया, 1 बड़ा कौन हो माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बटे में 2, तो ये कौन हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक आता हमारा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय। अब सेंट्रॉइड अगर हमें निकालना हो, पहले सेंट्रॉइड होता क्या वो मैं आपको समझा दूं। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन दे दे इस तरीके से ए बी सी, ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को हम बोलते हैं वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स से मैं कोई मीडियन ड्रॉ करता हूँ, मीडियन क्या करती है, किसी ट्रायंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर देती है, मान लो ये क्यू हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसकी मीडियन बनाता हूँ वर्टेक्स से, ये वाली होगी, इसको पी नाम दे दिया। इसी तरीके से सी पर मैं इसकी कोई मीडियन ड्रॉ करता हूँ, ये लो जी, ठीक है। तो जहाँ पर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। अब यहाँ अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अगर सेंट्रॉइड निकालना हो जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाए मैंने, तो उसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना, वर्टेक्स वाली जो साइड होती है उसका रेशो होता है 2, और इससे नीचे वाला पार्ट होता है उसका रेशो होता है 1, यानी ये इसको पॉइंट होता है, इसको 2:1 की रेशो में बांटता है। वर्टेक्स वाली साइड ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 1। वर्टेक्स वाली साइड ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 1 होगा। ये इसको हमेशा 2:1 की रेशो में ही डिवाइड करता है। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि तो सिंपल सही है, 3 पॉइंट दिए गए होंगे, तीनों का फर्स्ट पॉइंट ऐड करना है, -1 प्लस -5 प्लस 11 डिवाइड बाई 3, 7 प्लस -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, प्लस माइनस माइनस 11। देखो दोनों डिजिट माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का आएगा, माइनस का 6 प्लस का 11, 11 में से 6 गए 5 बटे में 3, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, 4 में 5 जोड़ दें 9, 9 में 3 का डिवाइड देंगे 3, तो हमारे जो सेंट्रॉइड होगा वो कितना होगा 5/3 एंड 3 हो जाएगा। क्लियर, ये होता हमारा सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम रोम्बस की। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन दे दे कि रोम्बस है और उसका एरिया फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको 4 कोऑर्डिनेट गिवन होंगी। जो पहला होता है AC, इसे बोलते हैं डायगोनल 1, यानी कि D1। BD होता है, इसे हम बोलते हैं डायगोनल D2। आपको चारों कोऑर्डिनेट दिए होंगे, पहले आपको A और C इन दोनों का इस्तेमाल करके डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी लेंथ निकाल लेनी है। उसी तरीके से BD, इसकी भी आपको लेंथ निकाल लेनी है। D1 और D2 की जब लेंथ आ जाए तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना 1/2 D1 इंटू D2, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। वहीं पर अगर आपको ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, ठीक है, वैसे तो 3 कोऑर्डिनेट निकालने वाला एरिया का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो सिलेबस से डिलीट कर दिया। लेकिन इसके अलावा हट के पूछ ले 1 मार्क्स में क्वेश्चन में, आपको सीधे सीधे 3 कोऑर्डिनेट दे दें, ठीक है, और आपको एल्टीट्यूड दे दे और इसका बेस दे दे, या तो एल्टीट्यूड आपको गिवन दे दे कि 6 है, और बोले बेस आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, BC निकाल लोगे तो फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, जो 3 कोऑर्डिनेट वाला एरिया निकालने का फॉर्मूला था वो तो सिलेबस से डिलीट कर दिया, तो वो तो होगा नहीं। तो इससे बेटर होगा, 1 नंबर के सवाल में आ सकता है, जैसे मान लो इसकी एल्टीट्यूड दे दी, ये एल्टीट्यूड के कोऑर्डिनेट दे दिया और इसके भी कोऑर्डिनेट दे दिए, तो दोनों के कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसकी लेंथ निकाल लेंगे, इसकी भी लेंथ निकाल लेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, उसका एरिया निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे सर्कल की। देखो सर्कल में इसे कहते हैं सेंटर, और सेंटर से जाने वाली लाइन को कहते हैं डायमीटर। ठीक है, सेंटर से सर्कल तक की जॉइन की गई लाइन को हम कहते हैं रेडियस। ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है। एक सर्कल के अंदर सेंटर से आप जितनी मर्जी रेडियस बना लो, सबकी लेंथ हमेशा आपस में बराबर ही रहेंगी। ठीक है, अगर ये 5 है तो 5 5 5 सारी 5 5 ही बनेगी, जितनी भी सर्कल में रेडियस बनेगी। और जो डायमीटर होता है ना, वो हमेशा रेडियस का डबल होता है, क्योंकि ये सेंटर से जाने वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। मीट एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल विच इज़ अ पासेस थ्रू इट्स सेंटर। 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो इसके सेंटर से गुजरती हो वो डायमीटर कहलाती है। लेकिन सेंटर से सर्कल तक जाने वाली लाइन को रेडियस कहती है, ये रेडियस ये रेडियस, इसीलिए जो डायमीटर होता है वो रेडियस का
डबल हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे हमारी ये लाइन होगी, डायमीटर हो गया, इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ के इससे बराबर बराबर है, तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा कौन बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि जो बी पॉइंट होगा वो हमारा ए और सी का मिड पॉइंट है, इसलिए इस वजह से x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से हम बी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप से हम कई बार इसकी मिसिंग वैल्यू होती है उनको भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इसमें ये वाला जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला वो इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता हमारा पैरेललोग्राम। इसमें आपको ए बी सी और डी 4 पॉइंट दिए होंगे। अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि प्रूफ करो कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपको क्या करना है, दो तरीके से इसको कर सकते हो सॉल्व। पहला तरीका, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है, ये वाली और ये वाली, हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ये वाली साइड बराबर होती है इस वाली साइड के, तो या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो और ए डी निकालो। अगर ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल आ रही है, प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम है। दूसरा तरीका ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं यानी ए सी एंड बी डी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब जितना ए ओ उतना ओ सी होगा, ए ओ बराबर ओ सी। जब एक लाइन दो बराबर हिस्सों में बट रही है तो इसका मतलब जो ओ पॉइंट होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। और अगर मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमें ओ पॉइंट चाहिए तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 एंड डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट आ गया। इसी तरीके से जो ओ पॉइंट है वो बी डी को भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जितना ओ बी उतना ओ डी। मिड पॉइंट है तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाया जा सकता है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ओ ही निकलेगा। तो यहाँ पर x4 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y4 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, दोनों में मिड पॉइंट क्या आएगा, सेम आएगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो। अगर दोनों केस के अंदर मिड पॉइंट सेम आता है तो उससे हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। और कई बार क्या होता है, हमें चारों में से 3 पॉइंट गिवन होते हैं, एक पॉइंट मिसिंग होता है, उस केस के अंदर भी हम इन दोनों को आपस में बराबर करके पता लगा सकते हैं कि जो मिसिंग पॉइंट है वो हमारे एक्चुअल में क्या है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो चारों पॉइंट देगा और आपको दोनों को बराबर कर देना है, उससे प्रूव हो जाएगा। और एक पॉइंट मिसिंग है तब आपको दोनों को बराबर करना है और वो मिसिंग पॉइंट को फाइंड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने ए बी सी डी 4 पॉइंट ले लिए, प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने जो ए ओ और ओ सी इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है, ओ, तो यानी कि 3 प्लस -1 अपॉन में 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2, मिड पॉइंट कितना है 1 एंड 2, -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, एक माइनस का हो एक प्लस को हमेशा माइनस करेंगे। 4 में से 2 गया 2, 2 में 2 का डिवाइड दिया 1, 5 में से गया 4, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2, दोनों का मिड पॉइंट सेम आ गया। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट हैं। क्लियर? और मिसिंग पॉइंट दे दे तो उसको भी हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उस केस में हमें इन दोनों को इक्वल रखना होगा, जैसे मैंने ऊपर रखा है यहाँ पे। अब आगे पॉइंट हमारा ट्राइसेक्ट। देखो इस वर्ड का इस्तेमाल हमारे एनसीईआरटी में भी किया गया है और कई अदर बुक है, टीएस RS अग्रवाल, उसके अंदर भी इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे दे रखे हैं ट्राइसेक्ट को लेके, RD शर्मा के अंदर भी। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 2 पॉइंट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन इक्वल 3 पार्ट। कोई 2 पॉइंट होते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे P और Q है, ये AP जितना है उतना ही PQ है, उतना ही हमारा BQ है, तीनों आपस में क्या है बराबर। यहाँ लिखता हूँ मैं AP बराबर PQ बराबर BQ, तीनों इससे आपस में क्या बराबर। इनको बराबर कौन बांट रहा है, P एंड Q, क्योंकि इधर भी 1 हिस्सा है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तीनों पार्ट बराबर है। और अगर हमें क्वेश्चन में दे दे 2 पॉइंट दे रखे हैं और बोले जो ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट हैं इनकी वैल्यू फाइंड करो, P कितना होगा एंड Q कितना होगा, तो यहाँ पर भी हम सेक्शन फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। बट सेक्शन फॉर्मूला के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, या तो आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट हो, ठीक है,
और रेशो गिवन हो तब आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इतना तो होने चाहिए। क्यू पॉइंट के लिए भी सेम लॉजिक लगता है, बट रेशो गिवन होनी ज़रूरी है, तभी पी पॉइंट को फाइंड किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पी पॉइंट को निकालेंगे, तो इसके लिए देखो ए और बी है। पी के लेफ्ट में देखो, पी के लेफ्ट में कितना है 1, एंड पी के राइट में कितना हमारा 1 एंड 1 2, 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट है। पी पॉइंट को हमें फाइंड करना है, तो रेशो में कितनी मिलेगी 1:2। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था m+n वाला। m की जगह आपको 1 रखना है, n की जगह 2, m की जगह 1 रखना है, n की जगह 2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका क्यू पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, क्यू की लेफ्ट में देखो कितने हैं 1 एंड 1 2, 2 हो गया। क्यू की राइट में कितना है 1 है, तो रेशियो कितना हो गया 2:1 हो गया। तो पॉइंट क्यू जो है वो इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जहाँ आपका m और n है वहाँ पे आपको 2 और 1 लिखना है, 2 और 1 2 और 1 2 और 1। और इस तरीके से जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आप उनके अंदर वैल्यू पुट करके अपने पॉइंटों को फाइंड कर सकते हो। क्लियर, इस तरीके से हम पी एन क्यू को फाइंड करेंगे। अब अगला टॉपिक आता हमारा इक्वी डिस्टेंट। देखो, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट का होना दो या दो से ज़्यादा पॉइंट का। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कोई पी पॉइंट है, ये ए और बी से एक समान डिस्टेंस पे है। अगर मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा 10 मीटर होगा। इसका मतलब होता है पॉइंट पी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये 15 तो ये भी 15, ये 20 है तो ये भी 20। ठीक है, बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, तीन में से या तो हमें डिस्टेंस दे दिया जाता है, वो एक पॉइंट पूछ लिया जाता है, या रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है। उस केस में हम इक्वी डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन में गिवन होता है। तो मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। इस केस में हम क्या करेंगे, पी ए और पी बी दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर प्रूफ करने के लिए बोला है तो दोनों के डिस्टेंस को आपस में इक्वल कर देंगे। हम पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, दूसरे एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। बराबर आ जाता है तो उसे प्रूव हो जाएगा पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंट है। लेकिन कई बार एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया, तीसरे पॉइंट की कुछ वैल्यू मिसिंग है, ऐसा करके भी पूछा जा सकता है। तब भी हम पी ए और पी बी दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करेंगे। अब मैं पी ए और पी बी के डिस्टेंस को इक्वल करता हूँ तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने के लिए। ये अंडर रूट हट जाए, क्योंकि इस तरफ भी आएगा इस तरफ भी आएगा, दोनों तरफ आएगा। हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं इसकी। अगर इस तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर भी स्क्वेयरिंग आएगी, और अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वेयरिंग आ जाती है तो स्क्वेयर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। इसीलिए स्क्वेयर लगने के बाद में जो ऊपर अंडर रूट लगा वो हट जाएगा, नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी निकल के। इसीलिए कभी भी हम इक्वी डिस्टेंस वाला केस सॉल्व करेंगे उस सिचुएशन में आपको दोनों तरफ क्या लगा देना है, स्क्वेयर लगा देना है। क्यों लगाना है, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, फॉर्मूले के अंदर जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा उसमें आपको अंडर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आप पी ए स्क्वेयर और पी बी स्क्वेयर दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कभी भी इक्वल डिस्टेंस का मामला है तो इस तरीके से आपका सॉल्व किया जाएगा। अब अगर हमें दे दे क्वेश्चन में कि पॉइंट ए बी और सी है, वो कोऑर्डिनेट है राइट एंगल के, प्रूफ करके दिखाओ। जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन पॉइंट दे दिए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं तो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन होता है, ये वो साइड होती है जो सबसे लंबी होती है और राइट एंगल के सामने होती है। बी पे अगर राइट एंगल है तो बी के सामने कौन है, ए सी का स्क्वायर। बाकी ए बी और बी सी को आप कैसे भी ले सकते हो, बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें अभी प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। ए बी कितना है, बी सी कितना है और ए सी कितना है। तीनों की लेंथ निकालने के बाद में आपको पाइथागोरस में पुट करनी वैल्यू को। अगर जो तीनों में सबसे बड़ी साइड है उसको आपको लेफ्ट में रखना, बाकी दोनों को आप जैसे मर्जी रख सकते हो। दोनों तरफ आपकी साइड इक्वल आ जाती हैं तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया ए बी सी वाला, ए -2 3, सी 6 7 और बी 8 और 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया ए बी को। ठीक है, ए बी के कोऑर्डिनेट क्या है
-2 3 8 एंड 3, ये x1 y1 x2 एंड y2 हो गया। फॉर्मूला हमारा जो है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 8 है, यहाँ 8 लिखा, फिर माइनस है, यहाँ भी माइनस दे रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 3 y1 -3। तो 8 और 2 कितने हुए 10, 3 में से 3 गया 0, 10 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 100 यूनिट। वैसे चाहें तो इसका अंडर रूट निकाला जा सकता है, बट मैं नहीं निकाला ताकि हमें वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। फिर आता हमारा अगला पॉइंट BC, इसे x1 मानेंगे, इसे x2, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। 6 माइनस 8 उसका होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। 6 में से 8 गए माइनस का 2, 7 में से 3 गए 4 का स्क्वायर। 2 -2 को -2 से गुणा किया 4, 4 को 4 से किया 16, 16 और 4 20, अंडर रूट 20 यूनिट आगे निकल गए। इसके बाद CA निकालेंगे, ये x1 y1 x2 y2। 6 माइनस माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 3, 6 और 2 8 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। 8 को 8 से गुणा किया 64, 4 को 4 से किया 16, दोनों को जोड़ा अंडर रूट 80 यूनिट आ गया। अब तीनों में से सबसे बड़ा कौन है 100 यूनिट, तो मैंने AB की जगह पे 100 लगा दिया जो सबसे बड़ा है, बाकी दोनों को जैसे मर्जी रख दिया। स्क्वायर से रूट कट जाता है 100, स्क्वायर से रूट कट जाता है 20, स्क्वायर से रूट कट जाता है 80। इन दोनों का सम 80 के 100 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब AB हमारी कौन है हाइपोटेन्यूज है। तो AB को आपको इस तरीके से रखना होगा कि वो हाइपोटेन्यूज पे आए। अभी हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 100 आ रही है, अंडर रूट 100, ठीक है। तो अब बेस को बचा कौन सी पॉइंट, सी पर कौन होगा आपका राइट एंगल होगा, यानी ये BC होगी और ये AC और ये AB होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हमेशा कौन होती है हाइपोटेन्यूज ही होती है। BC आपका अंडर रूट 20 है और ये अंडर रूट 80 है। इनको भी सॉल्व किया जा सकता है, बट आपको पाइथागोरस को सॉल्व करने में आसानी रही, इसलिए मैंने इनके अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि पाइथागोरस का कोऑर्डिनेट है या नहीं है। अगर आपको कई बार क्वेश्चन में वैल्यू मिसिंग कर दे कोऑर्डिनेट पूछने के लिए, तब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि राइट एंगल है, राइट एंगल होगा तो आप समझ जाना उसकी जो सामने वाली साइड होगी वही हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, जिस पर डायग्राम टिका हुआ बेस होगा, और जो 90 डिग्री के साथ कनेक्ट होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। अब क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ करो, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, आपको करना क्या AB का डिस्टेंस निकालना है, BC का और AC का। अगर आपकी या तो AB और BC ये दोनों साइड बराबर आ जाए, या BC और AC ये दोनों साइड बराबर आ जाए, या AB और AC ये दोनों बराबर आ जाए, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड अगर आपकी बराबर आ जाती है, उससे प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब साइड की लेंथ तो पहले निकालनी पड़ेगी, किससे निकालेंगे, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों में लगेगा, इन दोनों में लगेगा। आने के बाद फिर आप चेक कर लेना कौन सी दो साइड बराबर है, बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं आए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। क्लियर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कंसेप्ट समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय।